बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स को इस लेक्चर में वेलकम। इस लेक्चर के लिए टॉपिक रखा गया है सिंपल पेंडुलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पॉसिबली जिस स्टेटमेंट के साथ ये क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने लिख दिया है। बोर्ड का क्वेश्चन लिखा हुआ है जहां पर व्हाट ए सिंपल पेंडुलम, शो दैट इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। ये है क्वेश्चन जिसका आंसर हमने इस लेक्चर में देना है, डिस्कस करना है। तो देखिए, सिंपल पेंडुलम बेसिकली एक ऐसी मेटल बॉब है जिसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया जाता है और इसका जो दूसरा एंड है वो फिक्स किया जाता है किसी सपोर्ट के साथ। इस मेटल बॉब को जब हम मीन पोजीशन से फोर्स लगाकर डिस्प्लेस करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन तक, उसके बाद जब इसको रिलीज किया जाता है तो फिर ये बॉब जो है वो ऑसिलेट करती है अबाउट मीन पोजीशन, और इसकी जो ऑसिलेटरी मोशन है वो सिंपल पेंडुलम की कंडीशन को कंप्लीट करती है। तो इस बेसिस पर फिर हम बाद में कंक्लूड करेंगे कि इसकी जो ऑसिलेटरी मोशन है वो एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। तो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और बाद में इसकी मोशन को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। A simple pendulum consists of a small heavy mass M suspended by light string of length L। इसको एक लाइट स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है जिसकी लेंथ L है। तो बच्चों, लाइट स्ट्रिंग कहने का पर्पज ये है कि स्ट्रिंग का जो वेट है वो नेग्लिजिबल है, ताकि इसका वेट तो हमने शामिल करना ही है, लेकिन अगर स्ट्रिंग का वेट भी नेग्लिजिबल ना हुआ तो वो भी साथ शामिल हो जाएगा कंपोनेंट। तो ये केस को और कॉम्प्लिकेट करेगा, इसलिए हम स्ट्रिंग को नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। फिक्स एट अपर एंड when such a pendulum is displaced from its mean position through a small angle theta, जिस तरह ये फिगर में शो किया गया है, to the position B and release। फिर क्या होगा? It starts oscillating to and fro over the same path। तो ये फिर मेटल बॉब जो है वो सेम इसी पाथ पर टू एंड फ्रो मोशन को कंटिन्यू करेगी। अब इसको ऑसिलेट करने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स कहां से मिले, वो स्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, और इसका फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके वेट का क्या बनेगा, ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। कि अगर तो कोई बॉडी स्प्रिंग के साथ अटैच होती है, उसको जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाता है, रिलीज किया जाता है, वो तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बॉडी को ऑसिलेट करती है। बट यहां पर इस पेंडुलम को रिस्टोरिंग फोर्स कहां से मिली है, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसके वेट को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, वेट की डायरेक्शन ये वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये इसके कंपोनेंट्स बनेंगे mg cos थीटा, और सेकंड कंपोनेंट है mg sin थीटा। ये दो कंपोनेंट्स हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं। अब इनका पर्पस क्या है? mg cos थीटा वो इसकी लेंथ के अलोंग है और वो इसमें प्रोड्यूस होने वाली टेंशन को कैंसिल कर रहा है, इसलिए mg cos थीटा और टेंशन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगी। फिर इस वेट mg का सेकंड कंपोनेंट जो कि mg sin थीटा है, यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज, और इस mg sin थीटा की डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। और बच्चों, यही वो फोर्स है जो कि एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। तो थ्रू आउट द मोशन इस रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ। और एक्चुअली ये जो ऑसिलेट करेगी बॉब, तो ये इसी रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर करेगी।
तो the weight can be resolved into two components. Number one, mg cos theta along the string balances the tension in the string. Second, mg sin theta toward the mean position and acts as a restoring force. तो अब इसकी रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल हो जाएगी माइनस एम जी साइन थीटा। नेगेटिव साइन लगाने का की रीजन है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज नेगेटिव। और फिर हम यहाँ पर एक स्मॉल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इसलिए फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ जाएगी F इक्वल टू माइनस एम जी और साइन थीटा की जगह पर हम पुट कर लेंगे थीटा। F इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। इसके बाद फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल होता है ma। इन दो इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर आ जाएगा एम ए इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। बोथ साइड से आप m को कैंसिल कर लें तो देन a इक्वल टू आ जाएगा माइनस जी थीटा। और इस केस में थीटा जो है वो इक्वल होगा x ओवर l, कि यहाँ पर एक रिलेशन है, थीटा की वैल्यू पुट की गई है x ओवर l। बच्चों ये समझ लें कैसे थीटा इक्वल टू x ओवर l है। आप ये जानते हैं कि आर्क लेंथ s, सर्कुलर पाथ के रेडियस r और सेंट्रल एंगल थीटा के दरमियान रिलेशन होता है s इक्वल टू r थीटा। अब अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा s ओवर r। इसमें s जो है वो आर्क लेंथ होती है और r सर्कुलर पाथ का रेडियस है। अब इस हमारे केस में थीटा की वैल्यू x ओवर l कैसे आएगी, दोबारा फिगर से मैं एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। देखें, अगर ये स्मॉल एंगल बना हुआ है तो फिर ये जो स्ट्रेट लाइन लेंथ x है वो आर्क लेंथ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में आर्क लेंथ इक्वल होती है स्ट्रेट पाथ लेंथ x, यानी आर्क लेंथ s जो हमने लिखना था स्मॉल एंगल की वजह से उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल आ गई है x के। और ये जो कर्व है इसको आप गौर से देखिए, ये है एक्चुअली सर्कुलर पाथ। ये डॉटेड कर्व जो आपको नजर आ रही है a से b और इधर फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगी। ये आर्क बेसिकली एक सर्कुलर पाथ का हिस्सा, सर्कल है, सर्कुलर पाथ है ये। और ये सर्कल जो बनेगा तो इसका रेडियस बन जाएगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम के इक्वल, l के इक्वल। तो इस तरह फिर एंगल थीटा की वैल्यू आ जाएगी x ओवर l, जिसको हमने लिखना था s ओवर r। अब s इक्वल हो गया x के और सर्कुलर पाथ का रेडियस इक्वल हो गया है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। सो हमने पुट किया है थीटा इक्वल टू x ओवर l। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट पे देखिए कि इसमें देखिए कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g और लेंथ, ये दोनों फैक्टर जो हैं ड्यूरिंग ऑसिलेशन ये कांस्टेंट रहेंगे। तो एज g एंड l रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन, देयरफॉर इनकी जो फ्रैक्शन बनेगी g ओवर l तो वो भी एक कांस्टेंट के ही इक्वल आ जाएगा। तो हम इस बेस पर कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू, देखिए g ओवर l ये कांस्टेंट चीज, कांस्टेंट टर्म आनी है तो a इक्वल टू आ गया माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई x, या हम इसको लिख सकते हैं x a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, साथ नेगेटिव साइन आ गया है। यही सारी इसकी कंक्लूजन है हमारी डिस्कशन की, जो हमने प्रूव करना था कि
ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए इस एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का मतलब ये है कि नंबर 1 एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन। पार्टी जितना अवे मूव करेगी मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अब एक्सेलेरेशन की फिर डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी। सो दैट इज व्हाई एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड दी मीन पोजीशन। ये बेसिकली दो वेक्टर्स क्वांटिटी के दरमियान नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि एक्सेलेरेशन इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पेज पर अब हम कंक्लूड करते हैं जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, वेरीफाई करें कि इसकी ऑसिलेटरी मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की यही दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि उसकी एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होनी चाहिए। तो दिस रिलेशन शोज दैट एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन and is directed toward the mean position. Hence, oscillatory motion of a simple pendulum is a simple harmonic motion. तो यहाँ तक ये बात वेरीफाई होगी कि सिंपल पेंडुलम की जो ऑसिलेटरी मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके बाद हमने डिराइव करना है इसके टाइम पीरियड के लिए फार्मूला। तो फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलेरेशन इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अगर हम कंपेयर करें, क्वेश्चन नंबर 3 है ए इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल, और इक्वेशन नंबर 4 है एक्सेलेरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो कंपेयरिंग क्वेश्चन 3 एंड 4, कंपेयर करने के बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस जी एक्स ओवर एल। अब आप बोथ साइड से माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा और एक्स भी कैंसिल हो गया, तो देन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी ओवर एल। हमने ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है एंगुलर वेलोसिटी की। तो अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जब आ चुकी है तो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट जी ओवर एल, और आप जानते हो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई ओवर ओमेगा। इस रिलेशन में अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर लें तो टाइम पीरियड फिर इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट जी ओवर एल। इस तरह फिर टाइम पीरियड के लिए फार्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। इस फार्मूले से एक बात क्लियर है कि टाइम पीरियड लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किसी भी तरह पेंडुलम बॉब के मैस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम इस बेस पर ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ द पेंडुलम बॉब। तो दिस क्वेश्चन शोज दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन the length of the pendulum and acceleration due to gravity. It is independent of the mass of the pendulum bob. तो ये इस तरह ये अब लेक्चर कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। मैं इसको पेज वाइज एक दफा डिस्प्ले करता हूं ताकि आप अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ये देखिए जी फर्स्ट पेज यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये है लास्ट पेज। तो बच्चों इसके साथ ही अब ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।